सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th में जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर 21 पढ़ेंगे। तो ये आपके नए सिलेबस के अनुसार है। तो इससे पहले जो जितने भी पाठ है आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं। तो ये देखिए, ये आपके पाठ्यक्रम का वर्गीकरण है जिसके अंतर्गत आपके टोटल 25 चैप्टर दे रखे हैं और इस 25 चैप्टर को भी आपके 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि TMA के अंतर्गत शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र यानी TMA जो आपने TMA भी बनाए हैं, है ना, उसके अंतर्गत ये पाठ दे रखे हैं, 9 चैप्टर दे रखे हैं और बाकी के चैप्टर 16 जो चैप्टर है वो आपके सार्वजनिक परीक्षा में दे रखे हैं। तो आपको TMA के चैप्टर को छोड़ देना है, इनकी आपकी तैयारी नहीं करनी है क्योंकि इससे आपको TMA बने हैं। और ये 16 चैप्टर है, जो ये चैप्टर को संख्या और नेम दे रखे उन्हीं की आपको तैयारी करनी है। ये चैप्टर आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हमने यहाँ तक चैप्टर्स को पढ़ लिया था, यानी कि चैप्टर नंबर 20 तक हमने पढ़ लिया है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हिंदी की बनी हुई है न्यू सिलेबस के नाम से, तो वहाँ से आप इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 टिप्पण और प्रारूपण। तो देखो, टिप्पण और प्रारूपण जो है ये भी एक कार्यालय में काम आने वाली एक हिंदी के जो है शैली है, एक पद्धति है। तो टिप्पण क्या होता है, प्रारूपण क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब तक हमने अधिकतर हिंदी की कविताएं, कुछ कहानियां, निबंध है, संस्मरण है, रेखा चित्र के बारे में जाना था, कुछ कार्यालय पत्रों के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब हम टिप्पण और प्रारूपण के बारे में जानेंगे। देखो, टिप्पण क्या होता है, तो ये कार्यालय में काम आता है। जब कार्यालय में कुछ पत्राचार होता है तो उसके अंतर्गत टिप्पण के रूप में ही वो लिखा जाता है। जैसे कि मान लो कि हम आपस में संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हम बातचीत के जरिए अपने भावों को, अपनी बातों को व्यक्त कर देते हैं। लेकिन कार्यालय में जो अधिकारी होते हैं वो बातचीत इतना नहीं कर पाते हैं और अधिकतर कार्यालय में अधिकारी भी परिवर्तन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी नोटिस, कोई भी फाइल आता है, कोई भी पत्र आता है तो उसको टिप्पण के रूप में लिख कर रखना होता है। एक तरह से नोटिंग होता है छोटा सा, तो उसमें उस फाइल को संयोज कर यानी सेव करके उनको इकट्ठा करके उनको रखना होता है। तो उसी दौरान ये टिप्पण काम में लिया जाता है। तो अब इसकी शैली क्या है, किस तरह से इसको लिखा जाता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, तो टिप्पण और प्रारूपण के बारे में इस चैप्टर में विस्तार से हम जानेंगे। अभी तक आपने हिंदी साहित्य की छोटी सी झलक ली, कुछ कविताएं, कुछ कहानियां, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र आदि पढ़े। आपने कार्यालय हिंदी के बारे में भी पढ़ा है। जी हाँ, ये वह हिंदी है जो कार्यालय में नित्य प्रतिदिन के कामकाज के निपटान में काम आती है। यह आम बोलचाल की भाषा का ही व्यवस्थित और सुचारू रूप है। तो देखो, जो कार्यालय में जो नित्य प्रतिदिन के कामकाज में जो हिंदी काम में आती है वो हमारे बोलचाल की भाषा ही होती है, लेकिन वो एक व्यवस्थित और सुचारू रूप होता है उसका। इसमें सरकारी शासन व्यवस्था चलाने में प्रयुक्त भाषा संबंधी शब्दावली का प्रयोग होता है। इस भाषा में एक ही वाक्य में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। कार्यालय कामकाज में प्रयुक्त होने वाली पद्धतियों में टिप्पण तथा प्रारूपण लेखन प्रमुख है। आइए प्रस्तुत पाठ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, तो देखो यहाँ से भी अभी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे पाठ में इसके आंसर मिलेंगे। जैसे कि टिप्पण लेखन की उपयोगिता का उल्लेख कर सकेंगे, तो हम इस पाठ को पढ़ने के बाद में टिप्पण लेखन की उपयोगिता का उल्लेख कर सकेंगे। अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि टिप्पण लेखन की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। मिश्रण कार्य में टिप्पण लेखन की प्रक्रिया स्पष्ट कर सकेंगे। टिप्पणियों के प्रकार प्रस्तुत कर सकेंगे। देखो, प्रश्न बना टिप्पणियों के कितने प्रकार होते हैं। प्रारूपण के लेखन का प्रयोजन स्पष्ट कर सकेंगे। अब यहाँ से एक प्रश्न ये से भी बनता है कि प्रारूपण के लेखन का प्रयोजन क्या है, स्पष्ट कीजिए। टिप्पण और प्रारूपण के स्वरूप में अंतर कर सकेंगे। तो देखो, एक प्रश्न ये बना कि टिप्पण और प्रारूपण के स्वरूप में अंतर क्या है। इन दोनों पद्धतियों का आवश्यकता अनुसार कार्यालय कामकाज में प्रयोग कर सकेंगे। तो इस तरह से अपने उद्देश्य से ही कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारे एग्जाम में की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामान्यतः लेखन की अनेक पद्धतियाँ होती हैं। यहाँ हम कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाने वाली विशेष पद्धतियों की चर्चा करेंगे। टिप्पण तथा प्रारूपण ऐसी पद्धतियाँ हैं। कार्यालय का लेखा जोखा रखने के लिए 2 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, पहली टिप्पण लेखन और दूसरी प्रारूपण लेखन। आइए कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली पद्धतियों के बारे में यहाँ विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। टिप्पण लेखन। टिप्पण अंग्रेजी शब्द नोटिंग का पर्याय है। तो टिप्पण अंग्रेजी शब्द का जो नोटिंग है उसी का पर्यायवाची शब्द है। तो टिप्पण और नोटिंग का मतलब एक ही होता है। टिप्पण शब्द का सामान्य अर्थ किसी मामले में राय या सहमति देना होता है। तो टिप्पण का सामान्य अर्थ क्या होता है, किसी भी मामले में राय या सहमति देना। लेकिन कार्यालय हिंदी में इसका प्रयोग
इसका अर्थ बाहर से आने वाले पत्रों या प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से फाइल का टिप्पण लिखना होता है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि टिप्पण का वैसे सामान्य अर्थ तो क्या होता है कि किसी भी मामले में राय या सहमति देना, लेकिन कार्यालय रूप में अगर हम देखें तो कार्यालय हिंदी में इसका अर्थ होता है बाहर से आने वाले जो भी पत्र है, प्रशासनिक मामले हैं, उस पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से फाइल पर टिप्पण लिखना होता है। तो ये आपको अंडरलाइन कर लेनी है। विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी टिप्पण के माध्यम से ही आपस में संवाद करते हैं। तो विभिन्न जो कार्यालय होते हैं, है ना, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो टिप्पण के माध्यम से आपस में बातचीत करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में मौखिक बातचीत से काम चल सकता है। जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है उसमें तो हम एक दूसरे से मौखिक रूप से बातचीत कर लेते हैं तो हमारा काम चल जाता है, लेकिन प्रशासन तथा व्यवसाय आदि में ऐसा संभव नहीं है। कार्यालयों में काम की मात्रा अधिक होती है तथा अधिकारी भी बदलते रहते हैं, इसीलिए रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता पड़ती है। किसी संस्था या कार्यालय में कोई निर्णय किन परिस्थितियों में तथा किस आधार पर लिया गया, तत्संबंधी क्या आदेश जारी किए गए, किस बात की मंजूरी दी गई, क्या शर्तें तय हुई, इन सब का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। देखो साथ में देखो लिखना जरूरी क्यों है, टिप्पण क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि ये कार्यालय जो कामकाज होते हैं, है ना, उसमें और कामकाज की मात्रा भी अधिक होती है, साथ में अधिकारी भी बदलते रहते हैं। तो उस अधिकारी की उपस्थिति में जो भी कुछ रिकॉर्ड, जो भी कुछ कार्य थे वो क्यों हुए, कैसे होता है कि नए अधिकारी को पता चल जाए, तो रिकॉर्ड रखना भी क्या है, जरूरी होता है। तो किसी संस्था में, कार्यालय में कोई निर्णय लिया हो और वो निर्णय किस परिस्थिति में लिया है, किस आधार पर लिया है, उस समय उन्होंने क्या आदेश जारी किए थे और किस बात की उस समय मंजूरी दी गई थी, वो क्या शर्तें तय की गई थी, इन सब का रिकॉर्ड रखना क्या होता है, जरूरी, ताकि कोई नया अधिकारी भी आए तो उसको पता चले, या अन्य कोई अधिकारी हो तो उसका रिकॉर्ड रखेंगे तो उससे जानकारी मिल जाएगी। कभी भी कोई उसके बारे में बात पूछता है, जानना चाहता है, तो वो उस रिकॉर्ड को निकाल कर बता सकते हैं। इसलिए टिप्पण लेखन एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब यहाँ पर आगे टिप्पण में लेखन का महत्व क्यों है, क्यों टिप्पण लेखन किया जाता है, तो ये आंसर यहाँ से इसका बनता है। टिप्पण और टिप्पणी में अंतर। अब ये प्रश्न होता है कि टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं, आप पिछले कई पाठों में टिप्पणी शब्द पढ़ चुके हैं। कविता या गद्य के प्रमुख अंशों की व्याख्या के साथ आपने टिप्पणी भी पढ़ी है। सामान्यतः टिप्पणी में किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो टिप्पणी में क्या होता है, मान लो आपने कोई कविता पढ़ी, 8-10 लाइन की कविता थी, उसको पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद आपके विचार क्या बने, उसको आपने संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट रूप में लिखा, तो वो क्या कहलाया, टिप्पणी कहलाया। जबकि टिप्पण विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों के आपस में अपनी बातों को संप्रेषित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जबकि टिप्पण क्या होता है कि विशेष रूप से सरकारी जो कार्यालय होते हैं उसमें जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो अपनी अपनी आपस की जो बातचीत होती है ना, जो संप्रेषित बातचीत होती है, उनको प्रयोग में लाने के लिए किए करते हैं, और इसे हरे रंग की नोटशीट पर लिखा जाता है। अभी आपको ध्यान रखना है कि टिप्पण किस पर लिखा जाता है, हरे रंग के नोटशीट पर लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि हरे रंग के नोटशीट पर कौन लिखा जाता है, टिप्पण को लिखा जाता है। इसीलिए जब टिप्पणी और टिप्पण शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आपको उनमें भेद समझना चाहिए। यहाँ टिप्पण के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो टिप्पण कहाँ लिखा जाता है, हरे रंग की नोटशीट पर। अगला है फाइल का गठन। देखो टिप्पण में फाइल का गठन किया जाता है। आप जानते हैं सरकारी कार्यालयों में सभी कामकाज कागजों पर होता है। तो हमें पता है कि सरकार का जो कामकाज, सरकारी जो भी कार्यालय है, जो भी सरकारी ऑफिस है, चाहे प्राइवेट ऑफिस हो, सभी जगह कामकाज किस पर होता है, कागजों पर होता है। किसी एक व्यक्ति अथवा विषय संबंधी कागजात एक स्थान पर रखे जाते हैं, उसे ही फाइल कहते हैं। तो फाइल किसे कहते हैं, किसी एक व्यक्ति या किसी एक इस विषय संबंधी कागज एक स्थान पर रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फाइल। जैसे मान लो आपने पेंटिंग की फाइल बनाई, तो पेंटिंग की फाइल क्लास 12th क्या बना रहे हो, तो उसमें सारे चित्रकला की आपने चित्रकला ही बनाई होगी, यानी सारे पेंटिंग आपने अपने एग्जाम से संबंधित उसमें पेंटिंग आपने उसमें बनाई है, तो वो क्या कहलाई, वो पेंटिंग की फाइल कहलाई, है ना। इसी तरह से मान लो अभी आपने टीएमए तैयार किए थे, है ना, तो एक सब विषय से संबंधित टीएमए की आपने अलग से कोई जो फाइल बनाई होगी, या फिर आपने एक नोटबुक बनाई होगी A4 साइज की, जिसके अंतर्गत आपने सारे टीएमए लिखे होंगे, जो जो भी आपने विषय ले रखे, तो वो फाइल किसकी होगी, एक तरह से वो नोटबुक जो आपकी एक तरह से टीएमए की होगी। तो इस तरह से वो क्या हो गया, किसी एक विषय के ऊपर, है ना, जो टिप्पण लेखन के तरीके होते हैं उसके एक विषय पर सारी जानकारी उसमें वो एक कागजात एक ही स्थान पर रखे जाते हैं, उसे ही फाइल कहते हैं। फाइलों पर टिप्पण लिखने के तरीके को समझने के लिए आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि फाइल कैसे तैयार की जाती है। फाइल के मुख्य 2 भाग होते हैं। अब देखो फाइल को कैसे तैयार करते हैं, तो जो भी कार्यालय फाइल होती है उसके 2 भाग होते हैं। जब पूछा जाए फाइल के कितने भाग होते हैं, टिप्पण फाइल, जो टिप्पण की जो फाइल होती है उसके कितने भाग होते हैं, तो पहला होता है टिप्पण भाग, और दूसरा भाग होता है पत्राचार भाग, जिसके कच्चे रूप को प्रारूपण कहा जाता है।
तो पत्राचार का जो कच्चा रूप होता है उसको क्या कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। टिप्पण हाशिएदार कागज यानी कि हरी नोटशीट पर लिखा जाता है। तो टिप्पण कहाँ लिखा जाता है, मान लो कोई फाइल है, ठीक है, उस फाइल के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर की तरफ टिप्पण लिखा गया जो कि हरी नोटशीट पर था, है ना, तो उस पर सब चीज़ें लिखी गई, ठीक है। तो इसमें टिप्पण भाग को फाइल के बाईं ओर नत्थी करके रखा जाता है। पत्राचार भाग फाइल के अंदर होता है जिसमें बाहर से आए पत्र या आवर्ती को रखा जाता है। तो देखो पत्राचार क्या होता है, अंदर की तरफ रखा जाता है, जो कि बाहर से जो भी आवर्ती आती है, जो भी पत्र आते हैं, पत्र यानी कि आवर्ती आती है ना, उसको रखा जाता है फाइल के अंदर। पत्राचार भाग में बाहर से आए पत्रों और उनके उत्तरों की कार्यालयीय प्रतियां रखी जाती है। तो उस फाइल के अंदर जो बाहर से कोई भी पत्र आया है ना, उस पत्र से संबंधित कुछ भी उत्तर आया है ना, उनको सबको एक जगह इकट्ठा करके उस फाइल में रखा जाता है। टिप्पण भाग में सहायक और अधिकारी के बीच विचार विमर्श होता है, स्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, प्रशासनिक मामलों का निपटान किया जाता है। विभिन्न मामलों पर लिए गए निर्णय फाइलों में सुरक्षित रहते हैं, जिसका उपयोग भविष्य में मिलते जुलते मामलों में समान निर्णय लेने के लिए किया जाता है। तो वो सारे जो कागजात है वो फाइल के अंदर सुरक्षित रहेंगे, तो भविष्य में कुछ उसी से मिलते जुलते कोई मामला आया, कुछ निर्णय हमें लेने पड़े या ना, तो फिर वो उसमें सहायता करते हैं। तो इस तरह से टिप्पण का हो गया। अब ये फाइल पर टिप्पण लिखने की पद्धति है। देखो फाइल पर जब टिप्पण लिखते हैं तो उसकी पद्धति क्या होगी, आवर्ती और दूसरे मामलों को निपटाने के लिए सहायक फाइल पर टिप्पण लिखता है। उसमें निम्नलिखित बातें होती है, मामले से संबंधित पिछले कागज पत्रों का सार। देखो उस मामले से संबंधित पिछला जो कितने भी कागज पत्र है ना, उसके सारांश उस पर लिखा जाता है। विचाराधीन मुद्दों का विवरण, जो भी अभी मुद्दे ऐसे जो भी विचाराधीन है उसका विवरण उसमें होगा। आवर्तीय प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई का सुझाव, तो जो भी पत्र आए, जो भी प्रशासनिक मामले थे उस पर कार्रवाई के क्या क्या सुझाव दिए गए वो भी उसमें लिखा जाएगा। तो इस तरह से टिप्पण की एक फाइल तैयार की जाती है। फाइल पर टिप्पण लिखने के बाद, तो फाइल पर इस तरह से टिप्पण लिखा जाएगा। तो फाइल पर टिप्पण लिखने के बाद टिप्पण के नीचे बाईं ओर सहायक तारीख के साथ आद्याक्षर यानी छोटे अक्षर, छोटे हस्ताक्षर, ठीक है। तो टिप्पणी में सहायक तारीख यानी जो टिप्पण जिस समय लिखा गया उसको नीचे और बाईं तरफ, यानी कि मान लो फाइल है इसके बाईं तरफ यहाँ पर तारीख लिखी जाती है और उसके साथ में छोटे से हस्ताक्षर भी वहाँ पर किया जाता है। तो आद्याक्षर क्या है, छोटे से हस्ताक्षर करता है। इसके बाद वे फाइल को अनुमोदित के लिए अधीक्षक या अनुभाग अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है। अनुमोदन करना यानी कि स्वीकृति प्रदान करने के लिए, ठीक है, उस जो भी अधीक्षक उस टिप्पण से संबंधित जो अधिकारी होता है, वो जो विभाग होता है उसके सामने प्रस्तुत करता है। अगर अनुभाग अधिकारी डेस्क अधिकारी द्वारा टिप्पण में दिए गए सुझावों से सहमत होगा तो वह टिप्पण के नीचे उत्तर का मसौदा प्रस्तुत करने का आदेश करता है और नीचे बाईं ओर तारीख के साथ हस्ताक्षर करता है। तो जो नीचे बाईं ओर जो तारीख लिखी गई है वहाँ पर वो हस्ताक्षर कर देता है। इन हस्ताक्षर की जगह छोड़ दी जाती है ना, तो जो अधिकारी ने सहमति प्रदान कर दी तो वो उसके नीचे क्या कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है। यदि वह टिप्पण के सुझाव से सहमत नहीं होता होगा तो वह अपने सुझावों के साथ टिप्पण को अपने ऊपर के अधिकारी, डेस्क अधिकारी, अवर सचिव के सामने आदेश के लिए प्रस्तुत करेगा। तो जो टिप्पण उसके सामने आया है उस अधिकारी के सामने, वो अधिकारी उससे सहमत नहीं होगा तो उसमें हस्ताक्षर वो नहीं करेगा और उससे अपने ऊपर के अधिकारी है, जो डेस्क अधिकारी है या उससे अवर अधिकारी है, सचिव है, उसके पास उस टिप्पण को भेज देगा। अधिकारी प्राप्त टिप्पण पर सहायक की तरह बाई और दिनांक के साथ अध्यक्षर करता है। अध्यक्षर यानी कि छोटा सा हस्ताक्षर करता है। सामान्य रूप से डेस्क अनुभाग अधिकारी नेमी यानी कि रूटीन मामलों को अपने स्तर पर निपटा सकता है। दूसरे मामलों को वह अनुमोदन के लिए अवसर सचिव के पास भेजता है। तो इस तरह से अधिकारी एक से दूसरे को वो टिप्पण जो है हस्तांतरित करते हैं। अगर जिस अधिकारी के पास वो टिप्पण आया, ठीक है, मान लो ये अधिकारी ए है ना, उसके पास कोई टिप्पण आया जिसके अंदर पत्र वगैरह लिखे हुए हैं, सारे उस पत्र में क्या क्या सुझाव सारे लिखे हुए हैं, इस अधिकारी ने उसको सहमति प्रदान कर दी तो उस टिप्पण की जो फाइल है उसके बाईं ओर नीचे जो दिनांक लिखी हुई है ना, वहाँ पर वो हस्ताक्षर कर देगा। अगर ये सहमति प्रदान नहीं करता तो ये अधिकारी अपने से ऊपर के कोई दूसरे अधिकारी को वो टिप्पण भेजेगा, ठीक है, और वो अपने को सुझाव देते हुए उसमें वो टिप्पण उनको भेजेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो टिप्पण कंप्लीट होता है। अब ये प्रश्न दे रखे हैं कि फाइल के दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो हमने फाइल के भी दो भाग देखे, है ना। तो ये फाइल के दो भाग ये रहे, ठीक है। फाइल का गठन, फाइल के दो भाग, टिप्पण भाग और पत्राचार भाग, है ना, जिसके कच्चे रूप को प्रारूपण कहा जाता है। तो पत्राचार का जो कच्चा रूप होता है, मान लो पत्र लिख रहे हो, ठीक है, उसको अपने एक रफली लिखा, एक कच्चा रूप दिया तो उसको ही प्रारूपण कहते हैं। टिप्पण भाग में क्या होता है, आवर्ती को फाइल के किस भाग में रखा जाता है, तो आवर्ती को फाइल के अंदर की तरफ रखा जाता है। आवर्ती जो भी पत्र है वो उस फाइल के अंदर की तरफ रखे जाते हैं,
और टिप्पण भाग में एक संक्षिप्त में उसका विवरण लिखा जाता है। सहायक टिप्पण के नीचे हस्ताक्षर करता है अध्यक्षर। तो हमने देखा जो सहायक टिप्पण होता है वो क्या करता है, हस्ताक्षर करता है अध्यक्षर, या अध्यक्षर वो करता है। किसी व्यक्ति का नाम, हस्ताक्षर, अध्यक्षर के मुख्य रूप से क्या अंतर होता है, तो ये इस तरह से इसमें दे रखा है क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आगे टिप्पण लेखन के प्रकार, के टिप्पण कितने प्रकार का होता है। टिप्पण लेखन के प्रकार हम देखेंगे। आप जानते हैं कि किसी पत्र के कार्यालय में पहुंचते ही सूक्ष्म टिप्पण लेखन कार्य शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई पत्र कार्यालय में पहुंचता है तो उसके ऊपर सूक्ष्म टिप्पण लेखन शुरू हो जाता है। अधिकारी डाक देखते समय यह लिखता चलता है कि पत्र किस विभाग या किस अधिकारी के पास जाएगा। तो जब अधिकारी जिसके पास ये पत्र आया वो जो पढ़ता है, उस पत्र को पढ़ते हुए लिखता चलता है कि ये अधिकारी किस जो है वो टिप्पण लिखता है कि ये पत्र किस विभाग या किस अधिकारी के पास जाएगा। अब उस पर विस्तृत कार्रवाई प्रारंभ होती है। आइए अब हम यह समझने की कोशिश करें कि कार्यालयों में कितने प्रकार के टिप्पण लिखे जाते हैं। टिप्पण लेखन के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। तो टिप्पण लेखन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब आपको यह ध्यान रखना है, पूछा जाए प्रश्न कि टिप्पण लेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है 2 प्रकार। कौन सा है? नियमित टिप्पण और दूसरा है अन्य नियमित टिप्पण। तो नियमित टिप्पण और अन्य नियमित टिप्पण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नियमित टिप्पण 2 प्रकार के होते हैं। देखो, नियमित टिप्पण तो हो गया, फिर नियमित टिप्पण तो वो कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। अंतर्विभागीय टिप्पण यानी विभाग के आंतरिक प्रयोग के लिए, और अंतर्विभागीय टिप्पण, देखो एक तो होता है अंतर्विभागीय टिप्पण यानी आंतरिक प्रयोग के लिए, दूसरा होता है अंतर्विभागीय टिप्पण यानी 2 विभागों के बीच। एक तो विभाग के अंदर अंदर लिखा जाता है, ठीक है, और एक होता है 2 विभागों के बीच में लिखा जाता है, वो अंतर्विभागीय होता है। अंतर्विभागीय यानी जो एक विभाग है उसी के अंतर्गत वो आपस में अधिकारी एक दूसरे को सूचित करने के लिए या बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए लिखते हैं। अंतराविभागीय टिप्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर और अधिकारी स्तर। तो एक तो सहायक स्तर पर लिखे जाते हैं, एक अधिकारी स्तर पर लिखे जाते हैं। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए नीचे दिया गया आरेख चार्ट देखिए। टिप्पण के प्रकार, नियमित टिप्पण और होता है अन्य नियमित टिप्पण। तो एक होता है नियमित टिप्पण और दूसरा होता है अन्य नियमित टिप्पण। तो अन्य नियमित टिप्पण को एक ग्राफ की तरह अलग से बताया गया है ना। तो अन्य नियमित टिप्पण में हो गया अंतर्विभागीय टिप्पण और दूसरा होता है अंतर्विभागीय टिप्पण। अंतर्विभागीय टिप्पण के अंतर्गत क्या आया? सहायक स्तर और अधिकारी स्तर। तो इस तरह से आपको टिप्पण के प्रकारों को याद रखना है। अब हम देखेंगे नियमित कार्यालय टिप्पण। तो नियमित कार्यालय टिप्पण कैसे लिखा जाता है, क्या होता है उसके अंतर्गत। आइए अब हम नियमित टिप्पण के बारे में विचार करें। सामयिक और रोजमर्रा के टिप्पण को नियमित टिप्पण कहते हैं। जैसे कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत यानी कि स्वीकृति, अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकृति प्रदान करना। तो अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है, निर्देशन महोदय कृपया स्वीकृति प्रदान करें, और प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, आवश्यक कार्रवाई के लिए कृपया फाइल प्रस्तुत करें, ठीक है। तो इस तरह से वो नियमित टिप्पण लिखा जाता है। इन्हें निम्नलिखित प्रयोजन से लिखा जाता है। तो इसको किस लिए लिखा जाता है कि सामान्य विचार विमर्श और चर्चाओं से संबंधित टिप्पण इसमें होता है। इसमें क्या क्या होता है, देखो निम्नलिखित प्रयोजन से लिखा जाता है। प्रयोजन इन उद्देश्यों से लिखा जाता है, या तो वो सामान्य विचार विमर्श और चर्चाओं से संबंधित टिप्पण वो होता है। छोटी मोटी बातों के स्पष्टीकरण के लिए ही ये टिप्पण लिखा जाता है। इसका प्रयोजन मामलों को निपटान तथा ऊपर के अधिकारियों के विचार विमर्श को सुविधाजनक बनाना होता है। तो इससे क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, नियमित टिप्पण का उद्देश्य क्या है कि मामलों के निपटाना और ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उससे आपस में विचार विमर्श को सुविधाजनक बनाना है। आपने नियमित टिप्पण के कुछ नमूने देखे, इनमें मामलों को निपटाने में मदद मिलती है। ये संक्षिप्त टिप्पण है। इसका प्रयोग अधिकारियों और सहायकों द्वारा किया जाता है। इनके प्रयोग से लंबी चर्चा से बचा जा सकता है और मामलों के संबंध में जल्दी निर्णय लिया जा सकता है। अब ये कुछ प्रश्न है जो भी हमने पढ़ा उसी से संबंधित है कि नियमित टिप्पण सामान्य विचार विमर्श और चर्चा से संबंधित होता है। यहाँ पर क्या आएगा, चर्चा। तो चर्चा से संबंधित होता है। दूसरा है नियमित टिप्पण का प्रयोजन किसके लिए होता है कि मामलों को निपटाने के लिए होता है। तो नियमित टिप्पण का प्रयोजन मामलों को निपटाने के लिए होता है। अंतर्विभागीय टिप्पण के 2 प्रकार होते हैं, सहायक टिप्पण और अधिकारी टिप्पण। तो अंतर्विभागीय टिप्पण, अंतर्विभागीय एक विभाग के अंतर्गत ही होता है, वो टिप्पण आपस में बातचीत होती है, वो आपस में टिप्पण किया जाता है। तो वो एक तो होता है सहायक टिप्पण और दूसरा होता है अधिकारी टिप्पण। एक तो सहायक को लिखा जाता है, एक अधिकारी को लिखा जाता है। अंतर्विभागीय टिप्पण का प्रयोग विभाग के बाहर होता है। तो इसका कहाँ पर होता है, विभाग के बारे में। एक विभाग ये है, एक विभाग ये, वो आपस में जो है विचार विमर्श उनको करना है, तो उसके लिए टिप्पण लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतराविभागीय टिप्पण किन किन स्तरों पर किया जाता है। तो अंतराविभागीय टिप्पण जो है वो अधिकारी स्तर और सहायक स्तर पर ही किया जाता है। कि अंतर्विभागीय स्तर जो टिप्पण है एक विभाग के अंतर्गत ही, जो मान लो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के अंतर ही वो आपस में अधिकारी है या सहायक है, वो आपस में टिप्पण वो लिखते हैं। नियमित टिप्पण लिखने के कोई 2 प्रयोजन का उल्लेख
कीजिए। तो देखो, नियमित टिप्पणी लिखने का दो प्रयोजन है। हम बता सकते हैं कि सामान्य विचार विमर्श तथा चर्चाओं से संबंधित, एक तो होता है सामान्य विचार विमर्श और चर्चाओं से संबंधित, तथा दैनिक बातों को स्पष्टीकरण संबंधित। तो दैनिक बात जो होती है, रोजमर्रा की बात होती है, उसके स्पष्टीकरण के लिए टिप्पण लिखा जाता है। अब है अन्य नियमित टिप्पण। तो अन्य नियमित टिप्पण जो लिखे जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। नियमित टिप्पण का प्रयोग सीखने के बाद आइए अब नियमित टिप्पण के बारे में विचार करें। इस संबंध में कुछ सामान्य हिदायतों की जानकारी भी आपको दी जा चुकी है। टिप्पण लिखते समय आपको उसका ध्यान रखना आवश्यक है। इस संबंध में आप पढ़ चुके हैं कि ये अंतर्विभागीय और अंतराविभागीय दो प्रकार के होते हैं। तो टिप्पण कितने प्रकार के हो गए? अंतर्विभागीय ने एक तो विभाग के अंदर अंदर ही आपस में सहायक और अधिकारी लिखते हैं। दूसरा अंतराविभागीय होते हैं, जो एक विभाग दूसरे विभाग को लिखता है। इसमें अंतराविभागीय अथवा विभाग के आंतरिक प्रयोग के लिए जो टिप्पण होता है उसे दो स्तर पर प्रयोग में लाया जाता है। तो देखो, अंतराविभागीय अथवा विभाग के आंतरिक प्रयोग के लिए जो टिप्पण होता है उसको दो स्तरों में प्रयोग में लाया जाता है। यह है सहायक स्तर और अधिकारी स्तर। तो देखते हो, सहायक स्तर पर लिखा जाता है, अधिकारी स्तर पर। तब एक एक के बारे में जानेंगे कि सहायक द्वारा लिखित टिप्पण लेखन, कि सहायक टिप्पण लेखन कैसे करेगा और क्यों करेगा। देखो, यह टिप्पण सामान्य रूप से सहायक द्वारा शुरू किया जाता है। यह टिप्पण किसी आवर्ती यानी कि पत्र या प्रशासनिक मामलों के बारे में हो सकता है। आवर्ती को फाइल के पत्राचार भाग में रखकर सहायक टिप्पण प्रस्तुत करता है। तो आवर्ती को फाइल के पत्राचार भाग में, तो जो पत्राचार है, आवर्ती कोई पत्र आया है तो जो पत्राचार वाला जो आवर्ती वाली जो फाइल है, उन्होंने पहले फाइल बनाई, उसका जो पत्राचार वाला भाग है उसमें वो रखा जाता है और सहायक टिप्पण प्रस्तुत करता है। इससे पहले वे उस पत्राचार को पृष्ठ संख्या दर्ज करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा? उस पत्राचार की पृष्ठ संख्या यानी कि पन्नों की संख्या दर्ज करेगा और टिप्पण भाग में क्रम संख्या आवर्त दर्ज करेगा और टिप्पण भाग में उसकी क्रम संख्या लिखेगा, कौन से क्रम का पत्र है। अब वह पत्र के बारे में नीचे दी गई जानकारी प्रस्तुत करेगा। तो अब ये देखो, इस तरह से वो सहायक टिप्पण लिखता है और पत्र के बारे में क्या जानकारी प्रस्तुत करेगा। पहले तो क्या करेगा, उस जो आवर्ती जो पत्र आया है उसको उस आवर्ती फाइल में, यानी पत्र वाली जो फाइल है उसके अंदर वो पत्राचार वाले भाग में रखेगा। हमने देखा कि फाइल के दो भाग होते हैं, एक तो पत्राचार वाला भाग होता है और एक टिप्पण भाग होता है। तो जो पत्राचार वाला भाग जो अंदर की तरफ होता है उसमें वो क्या लिखता है, पत्र को रखता है और पत्र रखने के बाद में वो देखेगा कि उस पत्र के अंदर पृष्ठ की संख्या कितनी है, यानी कि उसमें पृष्ठों की संख्या, मान लो कोई पत्र आया उसमें 4 पन्ने हैं इस पत्र में, तो उसमें 4 पृष्ठ दे रखे हैं, तो वो पृष्ठ की संख्या दर्ज करेगा। साथ में वो पत्र जो है वो टिप्पण भाग में लिखेगा, ये है ना। तो टिप्पण भाग में ये भी लिखेगा वो कि पत्राचार के अंतर्गत उस पत्र के पृष्ठों की संख्या कितनी है, यानी पन्नों की संख्या उस पत्र में कितनी है। दूसरा, वो जो पत्र है वो टिप्पण में ये लिखेगा कि पत्र में जो ये पत्र है वो किस क्रम संख्या का पत्र है। तो इस तरह से वो लिखेगा। और कैसे लिखेगा, देखो, अब वह पत्र के बारे में नीचे दी गई कुछ जानकारी लिखेगा। आवर्ती में क्या मांग की, यानी आवर्ती ने उस पत्र में क्या मांग की गई है, पत्र भेजने वाले ने उस उक्त मांग किस आधार पर की है। तो जो भी पत्र भेजा है तो उसने उस पत्र में क्या मांग की है, ठीक है, और वो मांग किस आधार पर की है उन्होंने। मांग के संबंध में सरकारी नियमों की क्या स्थिति है। तो जो उसने मांग की है उस मांग के संबंध में सरकारी नियम की क्या स्थिति है, यानी सरकार क्या नियम तय कर रखे हैं उन मांगों के लिए। कार्यालय के काम की दृष्टि से वह मांग कहाँ तक उचित है, यानी कार्यालय की दृष्टि से अगर उसने किसी विभाग ने वो मांग की है ना, तो वो मांग कहाँ तक उचित है। अंत में सहायक पत्र पर कार्रवाई के बारे में अपना सुझाव देगा। तो सहायक है उस पत्र के बारे में, कार्रवाई के बारे में अपने सुझाव भी वो उसमें देता है। तो मान लो, जैसे कि उदाहरण लेते हैं, मान लो एक आवर्ती पत्र आया एक शिक्षा विभाग के क्षेत्र के अंदर, यानी शिक्षा विभाग के अंदर एक आवर्ती पत्र आया, ठीक है, जिसने एक पुस्तक मंडल को पत्र लिखा, है ना, कि पुस्तकों की क्या है, कमी है। किसी स्कूल के अंदर पुस्तक की, शिक्षा विभाग में लिखा गया किसी के पुस्तकों की कमी है। तो आवर्ती में मांग किसकी की गई, पुस्तक की मांग की गई है कि स्टूडेंट्स के लिए उचित पुस्तक जो है पुस्तक मंडल द्वारा छपाया जाए, तो वो मांग की गई। पत्र भेजने वाले ने उक्त मांग किस आधार पर की है, तो मांग क्या की गई, पुस्तक की पूर्ति पूर्ण रूप से की जाए। और मांग किस वजह से की कि पुस्तकों की कमी थी, तो स्टूडेंट्स के पास पुस्तक पहुंच नहीं पा रही थी, तो उन्होंने ये विभाग में पत्र लिखा कि पुस्तकों की कमी है, इस आधार पर उन्होंने ये मांग की है। मांग के संबंध में सरकारी नियमों की क्या स्थिति है, क्या सरकार उन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो नियम के जो उन्होंने कुछ बना रखी है उसके आधार पर वो पुस्तकों को छपवा सकती है कि नहीं, पुस्तकों को छपवाने के क्या क्या नियम हैं, ठीक है, कितनी पुस्तकें वो छपवा सकती है, ठीक है, उस तो विभाग को पहले कितनी पुस्तकें भेजी है ना। तो इस आधार पर मांग से संबंध में सरकारी नियम की वो क्या स्थिति है वो देखेगा। फिर कार्यालय के काम की दृष्टि से वह मांग कहाँ तक उचित है, यानी कार्यालय जो काम कर रहा है, पुस्तक मंडल कुछ काम कर रहा है, तो उसकी काम के आधार पर अगर उसने पुस्तकों की जो मांग की है ना, उसने जो संख्या पुस्तकों की मांगी है, क्या वो उस कार्यालय
उस दौरान, उस समय के दौरान उस कार्य को कर सकता है कि नहीं, वो उचित है कि नहीं, वो उसको देखेगा। और फिर अंत में जो सहायक होता है, जो सहायक उस टिप्पणी को संक्षिप्त में लिख कर, टिप्पण को लिख कर, है ना, उस पत्र आवर्ती पत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी लिख के जब भेजता है, तो खुद भी अपने विचार उसमें, अपने सुझाव उसमें देता है। तो एक मैंने पुस्तक मंडल के जरिए आपको एक उदाहरण दिया है। आगे देखो, इन 5 बातों की सूचना के साथ टिप्पण उच्च अधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है। तो वो जो सहायक अधिकारी होता है, जो सहायक होता है, वो इस तरह से, जो पत्र पहले उसके पास डाक द्वारा आया तो उसने सभी चीज़ें लिखी, और फिर वो उससे जो उच्च अधिकारी होता है उसके पास वो उस टिप्पण को भेज देता है ताकि वो अनुमोदन दे। अनुमोदन यानी स्वीकृति प्रदान करे। अब है नमूना। देखो, एक नमूना यहाँ पर दे रखा है। अब देखो, एक टिप्पणी दी है। टिप्पणी लिखने का नमूना यही होता है कि कार्यालय का एक सहायक एमए करना चाहता है। कार्यालय का एक सहायक है, कोई कार्यालय, उसमें एक सहायक है ना, जो एमए करना चाहता है, उसके आवेदन के संदर्भ में नियमित टिप्पणी का नमूना देखिए। तो उसने एक आवेदन किया, उसके लिए एक टिप्पणी दे रखी है, उसका एक नमूना हम देखते हैं। क्रम संख्या, आवर्ती और पृष्ठ संख्या। यानी क्रम संख्या क्या है, यानी उस पत्र की संख्या मान लो 20 है, ठीक है, आवर्ती संख्या 20 है, उसमें पृष्ठ संख्या 4 है, यानी उस पत्राचार में उस पत्राचार में 2 ही पृष्ठ दे रखे हैं। या क्रम संख्या पत्र की 1 है ना, और उसमें पृष्ठ, जो पत्र है उसके अंदर पन्नों की संख्या कितनी है, पृष्ठ संख्या नहीं, पन्नों की संख्या कितनी है, 2। श्री कमल चंद तकनीकी सहायक ने अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में संध्याकालीन कक्षाओं में पढ़कर हिंदी विषय में एमए की परीक्षा देने की अनुमति मांगी है। मान लो कोई कर्मचारी है, सहायक तकनीकी है, वो कम पढ़ा लिखा है, उस समय बीए ही कर रखा है, अब वो एमए करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो क्या करेगा, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए अनुमति मांगेगा कि भाई मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो श्री कमल चंद उसका नाम है, वो तकनीकी सहायक है। उसने अपनी योग्यताएं बढ़ाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से संध्याकालीन कक्षाओं में पढ़कर हिंदी विषय में एमए की परीक्षा देने की अनुमति मांगी है। श्री कमल चंद बीए पास है, तो बीए पास है, बीए के बाद में एमए होता है। आवेदन में यह भी आश्वासन दिया गया है कि उसके कारण उसके सरकारी काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भैया वो पढ़ाई करेगा, क्योंकि कर्मचारी जो है, कर्मचारी जो पहले तो बीए किया हुआ है और अभी वो तकनीकी सहायक के पद पर है, और वो आगे की पढ़ाई करना चाहता है। तो आगे की पढ़ाई करना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में लग जाए और उसका जो कामकाज है वो सारा बाधित हो जाए। तो उसने बीए भी लिखा है अपने पत्र में, तो ये सहायक लिख रहा है कि आवेदन में यह भी आश्वासन दिया गया है कि उसके कारण उसके सरकारी कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो काम का सुचारू रूप से करेगा। और कक्षा कब ज्वाइन किया उसने, शाम को छुट्टी हो जाती है, उसके बाद अपने कॉलेज जाके अपनी आगे की पढ़ाई कर सकता है ना। तो इस तरह से लिखा। फिर अध्यादेश दिनांक सहित तो वो साइन करेगा, ठीक है, और अध्याक्षर यानी कि छोटे से साइन करेगा और दिनांक लिखेगा। अब वो ये किसने लिखा है, सहायक ने लिखा है। अब सहायक देगा इन चीज़ों को लिखकर, यानी सहायक के पास एक पत्र आया, क्या आया, एक पत्र आया, पत्र के अंदर उसने पढ़ा, है ना, सहायक ने पत्र पढ़ा, और पत्र पढ़ने के बाद में उसने ये सब चीज़ें लिखी कि पत्र संख्या क्या है, कितने पन्नों की संख्या है उसमें पत्रों में, और उसमें किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। तो कमल चंद ने भेजा है, वो तकनीकी सहायक है, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए उसने दिल्ली विश्वविद्यालय में संध्याकालीन कक्षाओं में पढ़कर हिंदी विषय में वो एमए की परीक्षा देना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए पहले से क्रमचंद क्या है, बीए पास है, तो उसको उसने ये आश्वासन भी दिया है कि इसकी पढ़ाई के कारण कोई भी सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं होगा। तो शॉर्ट में करके उसने लिख दिया। तो ये सहायक ने लिखा। अब सहायक कहाँ भेजेगा, उसको उच्च अधिकारी के पास। तो देखो, ये हो गया नमूना एक नमूना देखते हैं दूसरा, सहायक टिप्पण का नमूना। देखो, सहायक टिप्पण का एक नमूना देखते हैं। आपने अनुभाग के एक निम्न श्रेणी के लिपिक के विरुद्ध अवज्ञा की शिकायत प्राप्त हुई, यानी आपके अनुभाग से, आपका कोई अनुभाग है, विभाग है, उसके एक निम्न श्रेणी के लिपिक, एक निम्न श्रेणी का एक बाबू है, लिपिक है, उसके विरुद्ध अवज्ञा, यानी वो क्या करता है, कार्य को ढंग से नहीं करता, अवज्ञा की शिकायत प्राप्त हुई है। इस बारे में उसने स्पष्टीकरण मांगने के लिए टिप्पण इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो उससे क्या मांगा, स्पष्टीकरण मांगा कि भैया तुम है ना किसी कार्य को ढंग से क्यों नहीं कर रहे हो, किसी कार्य को के लिए लापरवाही क्यों कर रहे हो, है ना। तो उससे एक शिकायत, इस तरह से वो पत्र लिख के स्पष्टीकरण से मांगा गया है। पूर्व पृष्ठ से पहले से पृष्ठ आया, है ना, उसकी संख्या लिखी, श्री किशन लाल निश्रेय ली, यानी ये विभाग का नाम लिखा हुआ है। देखो क्या है, सॉरी, ये इसका पद है निम्न श्रेणी लिपि, निश्रेणी यानी निम्न श्रेणी लिपि का उसका पद है, के विरुद्ध अनुभाग के अधिकारी ने शिकायत की है कि वे कार्यालय के काम के प्रति बहुत लापरवाह है। वे प्राय बिना अनुमति लिए कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, कभी कभी बिना छुट्टी मंजूर कराए कार्यालय नहीं आते। पिछले महीने वे 5 दिन कार्यालय से अनुपस्थित रहे। इस अवधि की छुट्टी के लिए उन्होंने पूर्व अनुमति भी नहीं ली।
इससे पहले वह प्रशासन अनुभाग में काम करते थे। इससे पहले वो क्या करते थे? प्रशासन अनुभाग में काम करते थे। वहाँ उनका अपने अधिकारियों के साथ आचरण ठीक नहीं था। वहाँ उन्हें अपने आचरण में शुद्ध करने के लिए चेतावनी भी दी गई थी। ऐसा लगता है कि श्री किशन लाल के आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है। इनका बिना अनुमति लिए कार्यालय में अनुपस्थित रहना और छुट्टी मंजूर कराए बिना दफ्तर न आना कार्यालय अनुशासन के विरुद्ध है। इस बारे में श्री किशन लाल को स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। तो इस बारे में श्री किशन लाल को पहले से क्या देना पड़ा? स्पष्टीकरण देने को कहा जा सकता है। अब अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा, सहायक अधिकारी दिनांक लिएगा, अनुभाग अधिकारी को वो भेज देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये टिप्पण लिखा जाता है। अगला है अधिकारी द्वारा टिप्पण लेखन। तो देखो ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं। 21.3 के जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है, टिप्पण की शुरुआत कौन करता है? तो टिप्पण की शुरुआत जो है वो सहायक करता है। तो सहायक अधिकारी होता है वो टिप्पण की शुरुआत करता है। टिप्पण किस पर आधारित होता है? तो टिप्पण है वो पत्र, आवर्ती या प्रशासनिक कार्य पर आधारित होता है। ये पत्र कोई आता है, आवर्ती कोई आती है, प्रशासनिक कार्य होता है उस पर आधारित होता है। देखो टिप्पण लिखते समय सहायक क्रम संख्या आदि कहाँ लिखता है? तो ये जो है ना, टिप्पण प्रारंभ करने से पहले वो ऊपर लिखता है। कहाँ लिखता है? ऊपर की ओर। हमने अभी 2-3 टिप्पण हमने पढ़े, 2 टिप्पण हमने पढ़े। तो ऊपर की ओर यहाँ पर है ना पत्र आवर्ती संख्या लिखी जाएगी, इधर पृष्ठ संख्या लिखा जाएगा। तो ऊपर को स्टार्टिंग में लिखा जाता है। सहायक आवर्ती के संबंध में जो टिप्पण लिखता है उससे कितने चरण होते हैं? तो सहायक आवर्ती के संबंध में जो टिप्पण लिखता है उससे कितने चरण होते हैं? उसके जो है 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5। टिप्पण पर सहायक की साधा और अध्यक्ष करता है। तो टिप्पण पर सहायक जो है बाईं ओर, नीचे की तरफ बाईं ओर वो अध्यक्षर करता है। ये देखो ये अपन ये लिखा हुआ है बाईं ओर, ये देखो ये अध्यक्षर, ये बाईं ओर रहा, ये अध्यक्षर बाईं ओर किया जाता है, यानी हमारा हाथ की बाईं ओर करता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। अगला अधिकारी द्वारा टिप्पण लेखन। तो अधिकारी टिप्पण लेखन कैसे करता है? आप ये समझ गए होंगे कि जब अधिकारी टिप्पण पर अपने सुझाव देकर उसे उच्चतर अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है तो वह सहायक जैसी टिप्पण होता है। तो देखो कि अधिकारी टिप्पण पर अपने सुझाव देकर उससे उच्चतर अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है तो वह सहायक जैसी टिप्पण होता है। अधिकारी स्तर पर दूसरे प्रकार का टिप्पण स्वतंत्र होता है। ये टिप्पण किसी आवर्ती पर अधिकारी आधारित न होकर अनुभाग या कार्यालय के काम के बारे में हो सकता है। अधिकारी किसी आवश्यक मामले में कार्रवाई के लिए सुझाव दे सकता है। इसके बाद वह फाइल को अनुमोदन और आदेश के लिए उच्चतर अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा। तो जो अधिकारी जो लिखेगा तो वो अपने से उच्च अधिकारी के लिए अनुमोदन, उस फाइल को अनुमोदन यानी कि स्वीकृति प्रदान करने के लिए और आदेश के उच्च अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा जो समय पर निर्णय लेने में सक्षम होगा। वह फाइल पर अनुमोदन करके उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए लौटा देगा। नमूना नीचे दिया गया है। तो फाइल पर अनुमोदन प्राप्त हो गया, स्वीकृति प्राप्त हो गई और उसको उचित कार्रवाई के लिए लौटा दी जाएगी। जैसे कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय, अब देखो केंद्रीय हिंदी निदेशालय में ये एक टिप्पण लिखा गया है, पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग। उप निदेशक यानी कि प्रशासन को मालूम ही है कि पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग में फरवरी मार्च में परीक्षाओं के कारण काम बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस समय छात्रों के से मूल्यांकन के लिए अधिक उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त होती है। इस समय पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग के 3 मूल्यांकन छुट्टी पर है। तो मूल्यांकन है वो क्या है? छुट्टी पर है। इसमें से श्री राम मोहन शर्मा ने मकान बनाने के लिए 1 महीने की छुट्टी ली है। श्री बाबूराम की पत्नी बहुत अधिक बीमार है तथा श्री नारायण अस्वस्थ होने के कारण चिकित्सक छुट्टी पर है। इन तीनों मूल्यांकनों को द्वारा छुट्टी बढ़ाने की संभावना है। तो देखो मूल्यांकन को यानी कि जो कॉपी चेकर है ना, जो कॉपी चेक करता है परीक्षाओं की, जो कॉपी आती है चेक करने के लिए है ना, उत्तर पुस्तिकाएं आती है उसको चेक करने वाले है मूल्यांकन को कहते हैं, उसको मूल्यांक अंको है ना, मूल्यांको है ना, जो कॉपी चेक करते हैं है ना परीक्षार्थी की। तो वो 3 लोग क्या है? छुट्टी पर। छुट्टी का कारण यहाँ डाला गया है कि क्योंकि छुट्टी पर है वो। इन मूल्यांककों की छुट्टी स्वीकृत करते समय प्रशासन अनुभाग से एवजी की मांग की गई थी। उपनिदेशक प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही एवजी की व्यवस्था कर दी जाएगी। एवजी मतलब कि उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति कोई काम करे, लेकिन अभी तक एक भी एवजी नहीं दिया गया। इससे पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में विलम्ब हो रहा है। तो इसलिए जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, आंसर शीट है, उनको जांचने में क्या हो रहा है? विलम्ब हो रहा है। इस कारण परीक्षा परिणाम निकालने में विलम्ब होने की संभावना है। तो कई बार होता है ना एनआईएस का रिजल्ट टाइम से नहीं आता है, तो यही भी कारण होता है कि छुट्टी पर चले जाते हैं टीचर्स, तो फिर उनकी जगह कॉपियाँ कौन चेक करे है ना, तो इसलिए फिर वो रिजल्ट भी लेट होता है। उप निदेशक है ना इस संबंध में प्रशासनिक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुरोध कर एवजी की शीघ्र व्यवस्था करने का प्रयास करे ताकि पत्राचार पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का परिणाम समय पर निकल सके। पत्राचार यानी कि जो एनआईए, जो ये पत्राचार का मतलब होता है ओपन, जो ओपन से विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो है ना, पत्राचार पाठ्यक्रम होते हैं वो, तो इसकी परीक्षाओं का परिणाम समय पर निकले, इसके लिए वो उचित कार्रवाई करे और शीघ्र वो एवजी की व्यवस्था करें। उप निदेशक आवश्यक कार्रवाई के लिए देखने की कृपा करें। अभी हस्ताक्षर कृष्ण गोपाल जो सहायक निदेशक हैं और हस्ताक्षर एम गोपाल सक्सेना जो कि उप निदेशक
है। ठीक है। टिप्पण लेखन लिखते समय सदैव ध्यान रखें, विचाराधीन पत्र या समस्या का समाधान होने की दिशा में प्रयुक्त विकल्पों को प्रस्तुत करें, विषय के अनुसार अनुच्छेदों में बांट कर लिखें। एक ही बात को बार बार न दोहराए। देखो, टिप्पण लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वहाँ लिखा गया है कि एक ही बात को बार बार ना दोहराए, किसी भी साथी कर्मचारी पर व्यक्तिगत आक्षेप न करे, न लगाए। तो व्यक्तिगत रूप से उस पर आक्षेप नहीं लगाना है। हमेशा सच्ची और तथ्यात्मक जानकारी दे, संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से विचार प्रस्तुत करें, संयत भाषा का प्रयोग करें, मैं, हम, आप आदि से के प्रयोग से बचें, अन्य पुरुष का प्रयोग करें। टिप्पण के अंत में दिनांक सहित हस्ताक्षर अथवा अध्याक्षर अवश्य लिखें। तो इस तरह से टिप्पण लिखन करते समय में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला है प्रारूपण। अब देखो, प्रारूपण क्या होता है। कार्यालय में पत्र के माध्यम से की गई कार्रवाई माध्यम से ही कार्रवाई की जाती है। तो कार्यालय में पत्रों के माध्यम से क्या की जाती है, कार्रवाई की जाती है। प्रारूपण का तात्पर्य है किसी भी पत्र के उत्तर का एक कच्चा रूप तैयार करना। अर्थात यदि किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है तो उसे उत्तर देने के लिए पत्र का एक मसौदा अथवा कच्चा रूप तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी भी कार्यालय में कोई पत्र सहायक अथवा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तब उस पर उच्च अधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है। अनुमोदन के पूर्व तैयार पत्र को प्रारूप या मसौदा कहा जाता है और अनुमोदन के बाद वह पत्र बन जाता है। देखो, अनुमोदन से पहले यानी कि स्वीकृति प्राप्त करने से पहले जो पत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रारूप और मसौदा कहा जाता है, और अनुमोदन के बाद में वह पत्र बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि कार्यालय प्रक्रिया में दो भाग होते हैं, टिप्पण भाग और दूसरा होता है प्रारूपण भाग। टिप्पण भाग में कर्मचारी द्वारा विषय के बारे में पूरी जानकारी संक्षिप्त रूप में दी जाती है तथा अपने विचारों से भी अवगत कराया जाता है। दूसरे भाग प्रारूपण में कर्मचारी एक संभावित पत्र को रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो एक संभावित जो पत्र होती है उसकी क्या करता है, रूपरेखा प्रस्तुत करता है। प्रारूपण की विशेषता। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रारूपण किसे कहते हैं, प्रारूपण की विशेषता क्या है। तो किसे कहते हैं ऊपर बताया गया है, पैराग्राफ अभी पढ़ा अपन ने। और विशेषता क्या है, देखो, प्रारूप तैयार करते समय पत्राचार के विभिन्न रूपों की जानकारी आवश्यक है। प्रारूप अपने में पूर्ण तथा पूर्णतः विषय पर आधारित होता है। प्रारूप तैयार करते समय क्रमबद्ध ढंग से विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाए, संदर्भ सहित बातों से बचा जाए। संदर्भ रही, जो संदर्भ से संबंधित बातें नहीं है वो उसमें नहीं लिखना चाहिए। यदि पत्र का उत्तर दिया जा रहा हो तो वह समुचित तथा सटीक होना आवश्यक है। शुद्ध तथा तथ्यात्मक सरकारी कामकाज में अनिवार्य है। एक छोटी सी भूल भी बड़ी महंगी पड़ सकती है। प्रारूप की भाषा पक्षपात से मुक्त, शिष्ट, स्पष्ट, सरल और सहज हो। अभी आपने ये समझ लिया होगा कि कार्यालय में कर्मचारी द्वारा एक पत्र का प्रारूप तैयार किया जाता है जिसे प्रारूपण कहते हैं। यह प्रारूप बाद में पत्र का रूप ले लेता है। औपचारिक अथवा सरकारी पत्रों के स्वरूप और प्रकार के बारे में आप कार्यालय पत्राचार पाठ में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। सरकारी पत्र के समान प्रारूप में भी शीर्षक, पत्र संख्या, दिनांक। तो हमने सरकारी कार्यालय के जो पत्र लिखे थे उस पत्र के बारे में पिछले पाठ में हमने पढ़ा था, कार्यालय पत्राचार के बारे में। ठीक है, तो उसमें भी शीर्षक है, पत्र संख्या है, दिनांक है, प्रेषक है, प्रेषित है, प्रेषित है यानी प्राप्त करने वाला, प्रेषक यानी भेजने वाला, और प्रेषित यानी प्राप्त करने वाला, विषय, संदर्भ, संबोधन, मूल कथ्य, संनिर्देशन तथा हस्ताक्षर, संलग्नकों की सूचना, प्रश्नांकन, संकेताक्षर और संबंधित लिपिक के हस्ताक्षर होते हैं। प्रारूप सदैव मुख्य फाइल के साथ होता है। यह सभी कार्रवाई संबंध पत्र भेजने से पहले की तैयारी है। यह टंकित रूप से अधिकारी के समक्ष पताका लगाकर अनुमोदात्मक प्रारूप प्रस्तुत लिखकर पेश किया जाता है। अंग्रेजी में इसे DFA यानी कि ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल कहा जाता है। इस पर अधिकारी चाहे तो सुझाव भी दे सकता है या प्रारूप में सुधार कर सकता है। तो इस तरह से प्रारूप के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब ये से संबंधित कुछ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, किसी भी पत्र निम्नलिखित में से किस वाक्य के सामने सही और गलत लगाना है। तो देखो, पहला है कि किसी भी पत्र का कच्चा रूप तैयार करना प्रारूप कहलाता है। तो ये वाक्य क्या है, सही। तो किसी भी पत्र का कच्चा रूप तैयार करना प्रारूप कहलाता है, ये वाक्य है सही। प्रारूप को अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक नहीं है, ये गलत है। अरे आवश्यक तो है, अनुमोदन करेगा तभी तो आगे कार्रवाई की जाएगी, तो यह आवश्यक है। प्रारूप को पूर्णतः विषय पर आधारित होना चाहिए, तो ये वाक्य भी सत्य है। प्रारूप को तैयार करते समय क्रमबद्धता की आवश्यकता नहीं होती, भाई क्रमबद्धता की आवश्यकता होती है, तो ये वाक्य तो हमें यहाँ पर गलत दे रखा है। अगला प्रश्न है, पत्र और प्रारूप में
मुख्य अंतर क्या है लिखिए। तो देखो, पत्र और प्रारूप के बारे में हमने जाना था कि पत्र का कच्चा रूप प्रारूपण कहलाता है। तो पत्र का एक कच्चा रूप प्रारूपण कहलाता है। अधिकारी से जब अनुमोदन प्राप्ति के बाद ही पत्र होता है। जब अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, अनुमोदन यानी होता है स्वीकृति, तो स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, फिर पत्र कहलाता है। यानी कि पत्र का कच्चा रूप, रफली रूप क्या कहलाया, प्रारूपण, मसौदा कहते हैं उसको। ठीक है। दूसरा, जब वो उस पत्र को स्वीकृति प्राप्त हो गई तो वो कहलाया पत्र। तो इस तरह से आपका पाठ होता है कंप्लीट। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया क्योंकि इस चैप्टर को बीच में छोड़ना उचित नहीं था, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा। अगर आपको बड़ा ये वीडियो लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो धीरे धीरे आपका हिंदी के सारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं और फिर हम इसके क्वेश्चन की आंसर की सीरीज हम चलाएँगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।